जरा गालिब, आप ज़रा चले जाएं हमारे से किचन काउंटर में और हम करते हैं बिस्मिल्लाह। आपकी लाइव कॉल्स अपने शो में शामिल करेंगे। पहली चीज़ हम गालिब क्या करने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ आलू से नहीं बन सकती, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता यकीनन है, लेकिन खानों के हद तक ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके अद्वियात में कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन स्किन के लिए तो देखा है वो जैसे हमेशा से आंखों के वो कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट है। स्किन के इश्यूज़ के लिए सिवाय फंगल इन्फेक्शन या खुदा ना खास्ता है कोई स्किन की बीमारी के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे स्किन के इश्यूज़ होते हैं जिसमें रिंकल्स आ गए, जिसमें डिफरेंट कलर के टोनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्किन की ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो है वो जिन लोगों को आप ये कह लें कि समंदर पे जाते हैं या डिफरेंट ऐसे होते हैं सनबर्न हो जाते हैं, उनके लिए जो है वो बेहतरीन है आलू का पानी। इसमें 3-4 चीज़ें पहले मैं देख लेता हूँ। रिंकल्स के लिए, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए एक मास्क बना रहा हूँ जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसमें सिर्फ 2 कतरे नीम का तेल का इजाफा कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये वाइटनिंग के लिए एक बहुत अच्छा मास्क है। मैंने आलू का पानी निकाला है। आलू का पानी किस तरह निकलेगा कि आलू को कद्दूकश कर लें बिल्कुल बारीक वाले में, जब वो बिल्कुल छोटे छोटे से उसके टुकड़े गिरेंगे तो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, उसको सिर्फ आपने उठाना है और निचोड़ना है, उसका पानी बन जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए। इसमें तकरीबन आधा कप मैंने पोटैटो का पानी लिया निचोड़ के, 2 चाय के चमचे दूध, आलू का पानी। इसमें मैं 1 चाय का चमचा बेसन का ऐड करूंगा क्योंकि बेसन बहुत अच्छी एक दवा हो जाएगी हमारे पास, जो कि एक तो मास्क की सूरत इख्तियार करने के लिए भी और इसके साथ साथ हाइड्रेट रखने के लिए भी और वाइटनिंग के लिए एक बहुत अच्छा है। और आखिर में मैंने 1 चाय का चमचा इसमें शहद ऐड किया। इसको इस तरह का एक मास्क टाइप बन जाएगा ये, और आप इसको अप्लाई करें, 20 मिनट अप्लाई करके इसको फेस पे छोड़ दें। एक दिन छोड़ के एक दिन करें। 5 से 7 मिनट के बाद, मतलब जो आप वॉश कर लेंगे उसके 5-7 मिनट बाद आपको एक बेहतरीन ग्लो मिलेगा जो कि आपकी तकरीबन 2 टोन तक स्किन वाइटनिंग का बायस बनेगा। वाइटनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपको अंदर से गोरा कर रहा है, वो जो हमारे यहाँ गर्द, गुबार, पोल्यूशन और स्किन के डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं जो कि हमें सुपरफिशियल मिल रहे होते हैं। मलास्मा हो जाता है हमें, और जो साथ में ख़वातीन को फ्रेकल्स हो जाते हैं और हमारे वो छाइयाँ, तो क्या उसका भी इसमें इलाज है? नहीं, उसके लिए सिर्फ ये खालिस पोटैटो उसी वक्त काटें और इसको हल्के हल्के रब करें। रिंकल्स जहाँ पर हो रहे हों, जहाँ पे झाइयाँ हो रही हों, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ मार्क्स आ रहे हैं चेहरे पे, उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, कुछ लोग कहते हैं, मैं इसलिए कुछ लोग कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसका इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ लोग हामी भी हैं, कि जो बर्थ मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी भी, उनके लिए भी अगर पोटैटो का स्टार्च क्योंकि बेनिफिशियल होता है, तो अगर कोकोनट ऑयल में मिलाकर उसकी मसाज किया जाए इसी तरह काटने के फ़ौरन बाद, तो जो है वो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये जितनी भी काला होने लग जाता है तो इसके बाकी काटने के फ़ौरन बाद आप इस्तेमाल करना, तो फ़ौरन ही करना। जैसे अभी भी देखें हल्का सा ये डार्किश टोन में जाना शुरू हो गया, तो इसके बेनिफिट्स जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जहाँ तक हम दूसरी बात करें अगर, तो शकरकंदी विटामिन ए से लेके के तक तमाम विटामिन उसमें मौजूद हैं। उसमें शुगर सिर्फ 3 ग्राम से 5 ग्राम होती है 100 ग्राम्स में। शकरकंदी, मैं एक रिक्वेस्ट जो करता हूँ हमेशा पेरेंट्स से कि बच्चों को आदत बनाए शकरकंदी के मौसम में ज़रूर दें। वो आपकी आँखों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। वो आपके बच्चों के दिमागी जो मामलात होते हैं, मेंटल हेल्थ प्लस जो हावजा होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के विटामिन हैं जो कि आपको दिमागी कुव्वत का बायस बनते हैं। विटामिन ए है, विटामिन ई है। मैं बचपन से बड़ी हैप्पी को लगी, मुझे शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है। शकरकंदी बहुत अच्छी ग़िज़ा है, रोज़ मैं कहती हूँ मुझे शकरकंदी खानी है। हाँ, फाइबर इसमें अच्छा है। जिन बच्चों का कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं तो कहता हूँ, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि नाश्ते में बच्चे कुछ ना खा रहे हो ना, तो कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम से भी अर्ज़ किया कि खजूर लाजमी दें।
मोरिंगा का पाउडर दे दें। इसी तरह शकरकंदी है कि छोटे से 2-3 टुकड़े बच्चों को शकरकंदी के दे दिए, फिर खाते हुए चले जाओ, हाथ भी गंदे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, खा लिया। हमारे यहाँ तो नॉर्मली मैंने देखा है कि छोटे छोटे टुकड़े किए, बॉईल करने के बाद और टूथपिक लगा के लंच बॉक्स में दे दिया। अच्छे लग रहे होते हैं, क्यूट लग रहे होते क्यूट हैं। भी लग रहे होते हैं, बच्चे इजीली खाते हुए भी चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, मैदे पे भी भारी नहीं होता। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बादीपन हो जाता है, आलू या नाश्ते के बाद कुछ बच्चों को बहुत बादीपन हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रेशर होता है, शकरकंदी में वो भी नहीं होता। बट मुझे एक बात बता, मैंने सुना है कि जो फ्राइज हम खाते हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इन फ्राइज को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। ऑब्वियसली टाइम लगता है, जितने ज़्यादा कार्ब्स होंगे, जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगे, हमारी ज़बान में कहते हैं गरम और बादी चीज़ें, उसमें जो है वो बादी चीज़ों में आलू आता है। और अगर हम नॉर्मली जिस तरह अगर हम बात करें तो डॉक्टरी बादी चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर मैं देखूँ तो कैलोरीज से अगर मैं कन्वर्ट करूँ, बिल्कुल, लेकिन अगर हम कैलोरीज से कन्वर्ट करें बादी का मतलब टर्मिनोलॉजीज को, तो जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतनी देर से हजम होगा, उतने ज़्यादा बादी या गर्म होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को हिकमत से और डॉक्टरी को मिलाएं तो तकरीबन चीजें सेम है, कहने का और समझने का या गरम क्या होता है, तासीर क्या होती है। कैलोरीज देखें आप, खीरे की कैलोरी ले लें आप, इसकी जो ककड़ी होती है उसकी कैलोरीज ले लें, वो बहुत कम है। हम भी कहते हैं ठंडा है, जल्दी हजम हो जाएगा, इजी टू डाइजेस्ट है, और कैलोरीज कम है, कैलोरीज कम है। अब हम आलू पे बात कर लें, शकरकंदी पे बात कर लें, या जितनी भी बादी चीज़ें होती हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, वो कैलोरीज जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा वो गर्म और बादी हैं। ऑल्सो डॉक्टर आयशा, ये भी कहा जाता है कि जो अगर हम शकरकंदी खाते हैं तो शकरकंदी इज नॉट अ स्नैक, शकरकंदी इज अ खाना। अगर आप लंच स्किप करके शकरकंदी खा लें, बिल्कुल मील है पूरा। क्या वो मील है? ये मील है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब मैंगो का सीजन आता है और मैंगो पार्टी स्टार्ट हो जाते हैं और बाकायदा मैंगोज आते हैं, तो मैंगो एक मील है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, वो फ्रूट हो गया, ये वेजिटेबल है। तो जब आप शकरकंदी ले रहे हैं या आपने आलू की कोई भी डिश बना ली है, जैसे कि आलू को चिकन के साथ अगर लेना, चिकन को बिल्कुल ग्राइंड करके और उसी के साथ आलू को भी मैश करके बच्चों को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर दें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनिशियली जब हम बच्चों की वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो पोटैटो से ही शुरू करवाते हैं। एक तो डाइजेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें थोड़ा सा आप चिकन मिला दें या कीमा मिला देते हैं, इवन चिकन का ही, तो ये डाइजेशन इसकी बहुत अच्छी होती है और इसकी अफादियत बहुत है। वो प्रोटीन हो गया और ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरीके से ये एक पूरा मील बन जाता है। तो आलू इज अ पूरा मील। आप ये नहीं करेंगे कि ये स्नैकिंग के अंदर इसका शुमार हो जाता है। आपने प्लेट भर के अगर फ्राइज खुद भी खा लिए और उसके बाद अब आप एक्सपेक्ट करें कि जी अब आपने खाना खाना है, नो, आपने तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा कैलोरीज ले चुके हैं। सेम शकरकंदी भी यही है। हाँ, तो इसी तरह से तो फिर आपका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि इट वाज अ स्नैक। इट्स नॉट अ स्नैक, इट वाज अ मील। ये एक गलती जो आप लोग करते हैं, तब इससे देख लें कि ठीक है आप जरूर रुकें, शकरकंदी खाएं, लेकिन उसको लंच समझ के खाएं, फिर रात का खाना अलग से खाएं, है ना? यही बात बिल्कुल ऐसे ही है, हिकमत भी आप इस बात को बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉपर एक मील है, चाहे वो शकरकंदी हो चाहे वो आलू हो। जहाँ तक डॉक्टर आयशा ने जिस तरह शुरू में बात की कि प्रोटीन के साथ कार्ब्स होते हैं, जितने भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट होते हैं वो होते ही अंडे के साथ आलू है या वैसे ये सारा हैश ब्राउन्स होंगे। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। एक और चीज़ आपको पता है, आलू को किचन में जरूर रखना चाहिए, उसकी एक मेडिकल रीजन भी है। आप पूछेंगे क्या मेडिकल रीजन? अभी नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्यूट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि भी आलू का एक और भी अच्छा फ़ायदा ये है, इसको हमें किचन में रखना चाहिए। इसके मेडिकल रीज़न, तो मेडिकल रीज़न ये भाई जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस इन योर किचन। एक बार मेरा समा पे मॉर्निंग शो करते हुए कुछ फ्राई हो रहा था और वो छपाका से आया। आई बिलीव छपाका इज पंजाबी वर्ड, बट यस, एक ऑयल का छपाका सा आया और वो मेरे हाथ पे ऑयल इतना ज़्यादा गिर गया। और अब ऑन एयर में ये होता है कि आपको चीखें भी नहीं मार सकते, तो बस ऐसे ना एक सब्र से मैंने पी लिया कि भाई हम जल गया, हाथ क्या कर सकते। लेकिन शुक्र है गेस्ट के हाथ पे ऑयल नहीं आया। तो उसी वक्त डॉक्टर बिल्कीस ने ना आलू पड़ा हुआ था, उन्होंने आलू काटा, उन्होंने आलू के अंदर ना जैसे खंजर घोपे खच 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 करके उसका पानी निकाल के उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ पे लगा दिया। थोड़ी देर को जलता तो रहा मुझे, लेकिन और मेरे हाथ पे गिरा था, लेकिन हुआ फिर ये कि कोई निशान नहीं आया और वो उसके एक सूदिंग इफेक्ट था जो मुझे बाद में मिला। मतलब शो के दरमियान में भूल भी गई कि मेरा एक हाथ का इतना बड़ा जो है वो पैच पे गर्मा गर्म ऑयल गिरा है। सो ज़रूर रखना चाहिए। खुदा ना खासा ख़वातीन का बहुत भाप लग जाती है, हाथ जल जाता है। सो बजाय कि फ़ौरन आप धोएं या टूथपेस्ट लगाएं,
आलू जो है उसका पानी, ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी। डॉक्टर आयशा आप बताएं। यस यस यस, इट्स एक्सीलेंट रेमेडी। बस सिर्फ एक चीज है कि कोई कट ना पड़ा हुआ हो, कट ना हो और आलू का पानी उसके अंदर ना जाए। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है ना, इसी वजह ओ आउटर लेयर के, हाँ बस ठीक है, ये अच्छा आपने किया, आपने कट का बता के। जी गालिब, टोनिंग के लिए जो सन टैन हो जाता है, स्किन दो रंगों की हो गई है, तो उसके लिए सिर्फ पफिंग करनी है। आलू का पानी, जिस तरह मैंने कहा था कि कद्दूकश कर लें, उसको निचोड़ लें, टिश्यू पेपर लीजिए, इस तरह करें और इस तरह पफिंग करें, बस कुछ भी नहीं करें। इस तरह पफिंग करके इसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट और उसके बाद अर्के गुलाब का स्प्रे करके वाइप ऑफ कर लें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे आपके जो फेस के इश्यूज़ हैं, मैं फिर भी कहूँगा मेडिकल इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा, ब्यूटी इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये आपकी ब्यूटी के लिए एक बेहतरीन रेमेडी हो सकता है, आलू का पानी आपके फेस को हाइड्रेट रखने के लिए, या कोई भी स्किन का इशू हो रहा उसके लिए। मेरी बहनों जो किचन में भी काम कर रही है ना, लगा लो आलू का पानी मुंह पे, ठीक है, वो ना जाओ ये 4-5 हज़ार के फेशियल्स कराने। हाँ, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी लगाने की कोई चीज़ बताए, मैं बताऊं, डॉक्टर आयशा बताएं, डॉक्टर फराह बताएं, कोई भी बताए, डॉक्टर फराह, मैं हर्बलिस्ट हूँ, लाइसेंस होल्डर कह सकते हैं। नहीं अभी उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ पैच टेस्ट ज़रूर करें। हम हर चीज़ फौरी तौर पे मुंह पे लगा लें या कहीं पे लगा लें, वो कोई भी चीज़ हो सकता है आपकी पैच स्किन के लिए ये जगह कहाँ बेहतर है? चीक्स, यहाँ भी है, यहाँ कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते यहाँ पे आर्मपिट के पास कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, इन केस अगर रिएक्शन हो जाए, जो कि शायद 1% भी नहीं होता, लेकिन एहतियात अच्छी है। आपकी स्किन टाइप क्या है मैं नहीं जानता, कोई आपको किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो मैं नहीं जानता, तो मैं कोशिश तो ये करता हूँ अपने तौर पर कि ऐसी चीज़ बताई जाए जिसका रिएक्शन ना होने के बराबर हो, बट फिर भी पैच टेस्ट हमेशा लाजमी। इवन कोई मेकअप किट आप खरीदते हैं किसी भी किस्म की, उसका भी एक पैच टेस्ट एहतियातन कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वाकई क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, बहुत सारे मेकअप जो होते हैं एक्सपायर्ड होते हैं, क्योंकि हम फिर कहते हैं कि एक्ने निकल आया, हमने ये वाला बेस लगाया तो भाई एक्ने निकल आया, इन्फेक्शंस हो जाते हैं मस्कारा से, काजल से, बहुत सारी लाइनर से। जी आखिरी चीज़, शकरकंदी पे हम बात कर रहे थे, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जिन लोगों का विजन ख़राब है उनके लिए बहुत अच्छी है, दिमागी ताकत के लिए, हाफजे के लिए बहुत अच्छी है। बट जिन लोगों को गुर्दे में पत्थरी बार बार बनती है और निकलती है उनके लिए ये नहीं है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग रहती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, गैस्ट्राइटिस है, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उन लोगों को दोनों चीज़ों में नुकसान देगा, चाहे वो गुर्दे की पत्थरी हो क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पैदा करने की सलाहियत है जो कि पत्थरी बना सकती है कैल्शियम की, तो वो जो है वो ना लिया जाए तो बेहतर है। और नंबर 2, जिन लोगों को पेट का इशू रहता है, गैस्ट्रिक क्योंकि बादी है जैसे हमने कहा, हाई इन कैलोरीज, तो ना लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसकी स्वीट पोटैटो फ्राइज भी तो पहले एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे मिलते थे, अब नहीं मिलते, तो वो अगर बना के खाया जाए तो फ्राइज खाए जा सकते हैं। बट वही बात है कि घर पे बनाए फ्राइज बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है, अगर उसके साथ टॉपिंग में चीज़ ना हो, उसके टॉपिंग में और लवाजमात ना हो, तो फ्राइज़ एक नॉर्मल सी क्वांटिटी 50 ग्राम या 100 ग्राम तक लिए जा सकते हैं, महीने में 1-2 दफ़ा। मंचिंग के लिए भी अच्छा है, ख़ासकर बच्चों को। देखें, हर चीज़ की एक एज होती है, बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत तेल देंगे जो कि फ़ायदेमंद है, साफ़ है, अच्छा क्वालिटी का है, तो कुछ मिकदार तेल की अगर चली भी जाएगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट उनको ग़िज़ाइयत के लिए फ्राइज़ देना भी जायज़ कहा जा सकता है। ऑल्सो मुझे लगता है ये जो बच्चे जो हमारे जो टेढ़े हैं, ये इतनी छलांगे मारते हैं, मुझे लगता है जो 3.5 साल का वो टिक के नहीं बैठता, तो मेरे ख्याल से अच्छा है वो शायद इसको बर्न कर लेते होंगे। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो कर लेते हैं, पेट्रोल कम डलता है, गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। देखिए ना, बच्चे चॉकलेट्स कितनी खा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं खा रहे होते, मीठा खा रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी छलांगे लगाते हैं कि वो सारा बर्न हो जाता है उनका। मैं तो वैसे कम ही इसको देती हूँ चॉकलेट, लेकिन वो जब थोड़ी देर के लिए भी सो रहा ना तो मैं वही कहती लो चार्जिंग पे लगा हुआ है। वो सोते हैं तो मुझे डर लग रहा होता है कि उठ के पता नहीं मेरा क्या करेगा। तो देखिए, सबसे जो गलत चीज़ हम लोग आजकल कर रहे हैं, बच्चों का ऑब्वियसली टॉपिक से हट कर है, लेकिन चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो बच्चों के ब्रेन, बहुत सारे बच्चे आजकल हैं बहुत हाइपर, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो चाहे वो 7 साल का बच्चा हो। शुगर कंटेंट कम करें। हमारे यहाँ ADHD जो कि हाइपरनेस होती है, बच्चों की एक बीमारी होती है, बहुत
तेज़ी से बढ़ रही है और उसका 2-3 रीज़न है, जिसमें हमारे घरेलू माहौल, बातचीत का तरीक़ेकार और उस बच्चों को मैनेज करने का तरीक़ेकार, और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है वो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। न सिर्फ ये कि हम चीनी इस तरह दे रहे होते हैं, बल्कि मीठा, चॉकलेट, कैंडीज़, केक्स, इन सारी चीज़ों में हम मीठा दे रहे होते हैं बच्चों को, जो कि फ़ौरन स्पाइक करता है बच्चों के दिमाग पे, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर, उछलना कूदना, शोर शराबा, चीखना, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो चीनी है। दें ज़रूर, शुगर ज़रूरी है, बट बहुत कम क्वांटिटी कर दें चीनी की। चीनी वैसे भी कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। हम डार्क चॉकलेट में चले जाएं, हम शक्करकंदी दे दें, हम खजूर दे दें, हम इन चीज़ों से उनकी शुगर कंटेंट पूरा करें, वो कंपैरेटिवली लाख दर्जे बेहतर है, जिसको हम नेचुरल शुगर कहते हैं। गुड़ दे दें, गुड़ दे दें। और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, डार्क चॉकलेट की वैसे भी बहुत फ़वाइद है सी सॉल्ट के साथ। मैं पहले भी शो में कह चुकी हूँ, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, मुझे खुद भी मेरा अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, तो ये डार्क चॉकलेट एंड ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत हेल्प करती है। बस शॉर्ट्स आप लें ब्लैक कॉफ़ी के। हम तो थोड़े दिन में सुबह मग्गा बना के पी रहे होते, क्योंकि नाश्ता नहीं करती मैं, तो बट क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। गालिब आपकी वो होगी, आप आ जाइए, ठीक है। अच्छा, ये